हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज की ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी हमें इंपॉर्टेंस क्यों है एंड इसे हमें कंजर्व क्यों करना है और कैसे करना है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये दी थी एडवर्ड विल्सन ने। किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने। काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक हमारा होता है बायो यानी लिविंग जिसे हम बोलते हैं, एंड एक हमारा होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, ठीक है, डाइवर्स होना, किसी चीज का एक दूसरे से अलग होना, वेरिएशन होना उसमें, ठीक है। तो हमारी अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं एंड उनमें क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब चीजें हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी को हम तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स में बांटते हैं। एक हमारा होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक हमारा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड एक हमारा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ वेराइटी इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन है उसमें क्या क्या वेराइटीज है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, वो चीज हम डील करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में। किसी एक स्पीसीज के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हम देख सकते हैं, या तो उनमें एलीलीज अलग अलग होंगी, या फिर उनका पूरा एक एंटायर जीन अलग अलग होगा, या फिर उनकी जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से अलग होगी। ये तीनों चीज क्या करेंगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी कॉज करेंगी। एंड ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हो सकती है? ये क्या करती है? किसी भी पॉपुलेशन को या फिर कोई भी पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल है उसको हेल्प करती है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, यानी उसका जो भी बाहरी वातावरण है उस वातावरण में उसके सर्वाइवल के लिए ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमें राइस की 50,000 से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमें मैंगो की 1,000 से ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारा एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आता है मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया का। ये जो प्लांट है ये हिमालयाज में पाया जाता है, ठीक है। एंड इसकी जेनेटिक वेरिएशन को हम इस तरीके से मेजर करते हैं कि इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है रेसरपाइन, वो किस अमाउंट में या उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम इसके जेनेटिक वेरिएशन को शो करते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन, कि एक गिवन रीजन के अंदर यानी एक दिए गए क्षेत्र के अंदर स्पीसीज की क्या वैरायटी है, उस दिए गए क्षेत्र में कितनी तरीके की स्पीसीज देखी जा रही हैं, वो चीज क्या होती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जो वेस्टर्न घाट होता है यानी जो मुंबई साइड का एरिया होता है, ठीक है, वहां पे ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीसीज देखी जाती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से मेरा मतलब है जो कोलकाता कर्नाटक की साइड का रीजन है उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा लेवल आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। इसमें हम बात करते हैं कि एक गिवन इकोसिस्टम में कितनी तरीके की वैरायटीज देखी जा रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं ओशन की एंड मैं बात करूं पॉन्ड्स की, तो आपको क्या होगा? ओशन में ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलेंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज कंपेयर टू पॉन्ड। It is higher in India because of oceans of large number of ecosystem like desert, rainforest, etc. भारत में कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उनकी 8% इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। यानी अगर टोटल वर्ल्ड में 100 स्पीसीज पाई जा रही हैं तो उन 100 में से जो 8 स्पीसीज हैं वो भारत में पाई जाएगी। एंड ये इस वजह से है क्योंकि भारत में कई तरीके के इकोसिस्टम देखे जाते हैं। यहाँ पे डेजर्ट भी देखे जाते हैं, रेन फॉरेस्ट भी देखे जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखे जाते हैं। तो ये सब चीजें इन्हें फेवर करती हैं। इट इज क्वाइट लो इन स्मॉल कंट्री। ये छोटी कंट्रीज में कम होते हैं, यानी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो छोटी कंट्री में कम होती है, जैसे नॉर्वे, क्योंकि छोटी कंट्री है तो वहां पे इकोसिस्टम भी छोटा होगा, एंड इकोसिस्टम छोटा होगा तो लिविंग डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। अब यहाँ पे हम कुछ एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, आईयूसीएन क्या है?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN की ये फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका ये अगर हम माने तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैं वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन हमें अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि कितनी और स्पीसीज डिस्कवर होंगी और उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मानी जाती है कि जो स्पीसीज इन्वेंट्रीज है, यानी जो स्पीसीज हमें खोजनी है वो टेम्परेट रीजन में कंप्लीट हो चुकी है एंड ट्रॉपिकल रीजन में होना बाकी है। यानी टेम्परेट रीजन में जितनी भी पाई जाने वाली स्पीसीज है उन्हें ऐसा माना जाता है कि हमने खोज लिया है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में अभी कितनी या ट्रॉपिकल कंट्रीज में अभी कितनी स्पीसीज हैं उन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। एंड इसी में अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट में, इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि अर्थ पे जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनका नंबर 7 मिलियन के आसपास है, जिसमें से अभी सिर्फ 22% ही डिस्कवर हो पाई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। अगर हम बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो जो भी हमें डाइवर्सिटीज मिलती हैं टोटल इस अर्थ पे, उनमें से अभी तक जो स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं उनमें से 70% स्पीसीज एनिमल्स की है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स सिर्फ 22% इसका कंसिस्ट करते हैं। यानी अगर मैं मानूं कि इस अर्थ पे 100 स्पीसीज हैं तो उन 100 में से 70 क्या होंगी, 70 हमारे एनिमल्स होंगे। ठीक है, एंड 22 स्पीसीज हमारी क्या होंगी, प्लांट्स होंगी। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, अमॉन्ग दी एनिमल्स, अगर मैं सिर्फ एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में जो इंसेक्ट हैं वो 70% ऑफ टोटल एनिमल कंसिस्ट करते हैं। मीन्स ये जो 70 एनिमल हमें देखने को मिले, इन 70 एनिमल का 70% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। क्या है, इंसेक्ट। यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 100 एनिमल हैं, 100 एनिमल हैं तो उनमें से 70 क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। सो ये चीज़ याद रखना। तो अब हम अपने कुछ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 8.1% है। यानी अगर वर्ल्ड में 100 स्पीसीज पाई जाती हैं तो उसमें से 8 स्पीसीज कहाँ पाई जाएंगी, भारत में पाई जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं और बात करूं तो भारत में 45,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है प्लांट की, एंड इसकी 2 गुनी यानी 90,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एनिमल्स की। एंड मैं आपको बता चुका हूं कि मई के ग्लोबल एस्टिमेट के अंदाजे से हमने 22% स्पीसीज को ही अभी तक डिस्कवर करा है। अब हम पढ़ते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से चेंज होता है ग्लोब में। यानी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो डाइवर्सिटी है प्लांट एंड एनिमल की वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसी में एक हमारा आता है लैटिट्यूड ग्रेडियंट। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एज वी मूव फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड आई फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ पे आपको पता है ये हमारे क्या है, पोल्स है। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करती है। क्योंकि देखिए जो हमारा पोल होता है ये हमारे का ऐसा होता है आर्कटिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी होती है आर्कटिक रीजन में। सो यहाँ से हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम होती है ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता हो। ठीक है, जैसे आपका बॉम्बे हो गया, कर्नाटक हो गया। और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो मिनिमम होती है आर्कटिक रीजन यानी ठंडी जगह में या बर्फ वाली जगह में, एंड मॉडरेट होती है टेम्परेट रीजन में। इसी में एक हमारा एग्जांपल आता है ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का जो प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में, एंड इसे अर्थ पे मौजूद सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। इसे ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 40,000 40 के स्पीसीज मानी जाती हैं कि सिर्फ प्लांट की मौजूद है। ठीक है, एंड इनमें हमारी 3 के स्पीसीज फिश की मौजूद हैं, फिशेस की, एंड हमारी 1300 के आसपास 1.3 के आसपास
हमारी बर्ड्स की स्पीसीज इनमें देखी जाती हैं, एंड और भी इस तरीके से कई स्पीसीज देखी जाती हैं, मैमल्स की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, एंड और भी कई सारी। जैसे अगर मैं बात करूं इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स की यहाँ पे 1,25,000 स्पीसीज देखी जाती हैं। कहाँ देखी जाती हैं? ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। एंड ऐसा माना जाता है कि अभी भी एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में और सारी लिविंग स्पीसीज का डिस्कवर होना बाकी है। एंड इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल दिया गया है कि जो इंडिया है, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, वहाँ पे 1,200 स्पीसीज देखी जाती हैं बर्ड्स की। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड जो पोल की तरफ आता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीसीज पाई जाती हैं, किसकी? बर्ड्स की। तो आप देख सकते हैं कि इनमें किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस 10 ईयर्स में। वाई बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादातर पाई जाती है? इसका आंसर हम पढ़ते हैं। इसके 3 रीजन है बेसिकली। पहला कि जो वार्म टेम्परेचर है, यानी ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, ऐसा ये जो टेम्परेचर है, एंड जो हाई ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट में, ये प्रोवाइड करता है फेवरेबल कंडीशन पूरे साल में। अब बी आपका रीजन आता है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर आर रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट विच हेल्प ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म टू गेन मोर स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है ये बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे आप अगर मुंबई जाओ तो वहां पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, वहां पे जो टेम्परेचर है नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की, तो वहां पे ठंडी पड़ती है। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाए, ठीक है, वहां पे क्या होता है? मौसम चेंज होता रहता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा स्पेशिएशन होता है, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, समझने पे ध्यान दो। जो भी हमारा स्पेशिएशन होता है, यानी नई स्पीसीज के बनने का जो प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है टाइम पे एंड वहां के क्लाइमेट पे। तो अगर आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा एंड क्लाइमेट कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पे जो आपकी नई स्पीसीज है वो जल्दी बनेगी। एंड अगर वहां पे क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा? हमें कम स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या है? जो हमारा टेम्परेचर है या जो हमारा क्लाइमेट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वहां पे हमारी स्पीसीज ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है या जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है वो हेल्प करता है किसी भी ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म को स्पेशलाइजेशन गेन करने में, जिसकी वजह से हमें ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सी पॉइंट हमारा कि जो ट्रॉपिकल एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। एंड जैसे आपको पता है सोलर एनर्जी से ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा मिल रही है तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कंज्यूमर भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यानी किसी गिवन एरिया में एंड उसमें पाए जाने वाले स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर वैन होम्बलेट, जिन्होंने जंगल में विजिट करा एंड उन्होंने पाया कि अगर मैं एक रीजन की बात करूं, एक दिए गए क्षेत्र की बात करूं, तो उसमें जो स्पीसीज की रिचनेस है, यानी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो इंक्रीज करती है जब मैं एरिया को बढ़ाता हूं, लेकिन ये चीज एक लिमिट तक ही होती है। सो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं स्पीसीज रिचनेस, यानी एक गिवन एरिया में जो पाई जाने वाली स्पीसीज है एंड एरिया के लिए, तो वो हमारा कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। एंड अगर इसे मैं लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए बनाऊं तो वो हमारी कैसी आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। एंड यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कितनी स्पीसीज रिचनेस है, उस एरिया में कितनी स्पीसीज है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। जेड क्या डिनोट कर रहा है? स्लोप ऑफ लाइन। एंड सी क्या डिनोट कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट। सो यहां से अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं एरिया को क्या करता हूं? डिक्रीज करता हूं, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगी। अगर ये डिक्रीज कर जाएगा तो ये जो हमारा स्पीसीज रिचनेस है ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर मैं एरिया को क्या करता हूँ? डिक्रीज करता हूँ, तो हमारा जो स्पीसीज का रिचनेस है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। स्लोप जेड इंडिकेट दैट स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद डिक्रीज इन एरिया, यानी अगर मैं एरिया को कम करता हूं तो जो हमारा स्पीसीज रिचनेस है वो भी कम हो जाएगा।
अब देखिए जो हमारी जेड की वैल्यू होती है किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री के लिए, वो वेरी करती है 0.1 से लेके 0.2 तक, लेकिन ये बढ़ जाती है जब हम एरिया को एक्सपेंड करते हैं। लॉन्गर द एक्सपेंड एरिया मोर इज स्टेपनेस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। स्टेपनेस का मतलब क्या होता है? स्टेपनेस का मतलब देखिए क्या होता है, ये क्या हुआ है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस। तो स्टेपनेस के बढ़ने का जो हमारा मतलब होता है वो होता है कि ये जो झुकाव है ये कम हो जाएगा। स्टेपनेस का मतलब ये होता है ये झुकाव किसकी तरफ बढ़ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ, एंड एक्स एक्सिस की तरफ ये झुकाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं स्टिफनेस। एंड इसकी ये जो वैल्यू है मीन्स जब हम काफी बड़ा एरिया लेंगे, जैसे हम पूरा एक कॉन्टिनेंट लेते हैं, जैसे मैं पूरा एशिया की बात करूं, तो अगर मैं पूरा कॉन्टिनेंट लेता हूं तो वहां पे ये जो जेड की वैल्यू है जो 0.6 से लेके 1.2 के बीच में लाई करने लगती है। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि जो फ्रूगोवोरस बर्ड होती हैं, यानी जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, मैमल्स, एंड जो मैमल्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, उनमें जो स्लोप है यानी जो जेड की वैल्यू है वो 1.15 है। यानी जब हमने एरिया को बढ़ाया, एरिया को हमने इस कंट्री से कहाँ ले गए, हम कॉन्टिनेंट पे ले गए एरिया को, तो वहां पे जेड की वैल्यू भी बढ़ गई जो क्या हो गई 1.15। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। स्पीसीज डाइवर्सिटी को क्यों जरूरत है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए? सबसे पहले इसमें हमारा आता है स्टेबिलिटी। कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। ऐसा माना जाता है कि जिन कम्युनिटीज में ज़्यादा स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करें लेस स्पीसीज से। इसे आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लंगर या हम कहें भंडारा, जो आपने खाया होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। अगर मैं बात करूँ लंगर की, तो अगर लंगर में ज़्यादा हमारे क्या है पार्टिसिपेंट है, मीन्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उन्हें खाना बनाना है, मीन्स जो भी पार्टिसिपेंट जो भोजन बनाएंगे एंड उसे परसेंगे, ठीक है, मीन्स जो भी आएंगे उन्हें खिलाएंगे। अगर मैं उनमें परसने वाले और बनाने वाले की संख्या बढ़ा दूं तो उनमें जो लेबर का डिवीजन है वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि हम एक को काम दे देंगे कि आप सिर्फ आलू काटो, ठीक है, दूसरे को काम दे देंगे आप सिर्फ प्याज काटो, एक को काम दे देंगे कि आप सिर्फ क्या करो सब्जी बनाओ। इस तरीके से हम क्या करेंगे क्लियर कट डिवीजन कर देंगे एक एक इंडिविजुअल का। लेकिन अगर उसमें स्पीसीज कम है, जैसे उसमें मान लीजिए 3 ही लोग हैं पूरे भंडारे में काम करने वाले, तो उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे कम स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, एंड ये हमारे क्या होंगे स्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं, तो एक को मैंने बोल दिया तुम आलू काटो, एक को मैंने बोल दिया प्याज काटो, एक को बोल दिया सब्जी काटो तुम, ठीक है, एंड एक को मैंने बोल दिया तुम पूड़ी बनाओ। तो इस तरीके से इनमें क्या होगा क्लियर कट डिवीजन हो गया, तो इनका हर एक काम टाइम से होगा और जल्दी होगा, एंड ये कम थकेंगे। लेकिन 3 लोग में जल्दी थक जाएंगे एंड काम देर से होगा। तो जिस इकोसिस्टम में या जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीसीज हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। अब स्टेबल कम्युनिटी से हमारा मतलब क्या है? स्टेबल कम्युनिटी हमारी वो कम्युनिटी होती है जो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन ना दिखाए या फिर बहुत कम वेरिएशन दिखाए हर साल। नेक्स्ट, मस्ट बी रेजिस्टेंस और रेजिलेंट टू नेचुरल एज वेल एज नॉन मैड डिस्टर्बेंस। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे वो अपने आप को बचा सके, ऐसी कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे कि वो स्टेबल है। सी हमारा पॉइंट आता है मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज क्या होती हैं? देखिए आप मान लीजिए एक घर में रह रहे हैं, उस घर में मैं किसी दूसरे इंसान को भेज देता हूँ, ठीक है, वो आपसे लड़ता झगड़ता है एंड आपको घर से बाहर निकाल देता है। तो इस केस में वो इंडिविजुअल जिसको मैंने भेजा उसे मैं क्या बोलूंगा एलियन स्पीसीज। क्या बोलूंगा एलियन स्पीसीज। एंड आप जो वहां पे पहले से रह रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, इंडिजीनस स्पीसीज, ठीक है। तो ये इंडिजीनियस स्पीसीज इस एलियन स्पीसीज से रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मीन्स इसके आने से ये घर से बाहर ना निकले, ये प्रॉपर्टी इसके पास होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये जो कम्युनिटी है ये क्या है स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए 3 कौन कौन से क्राइटेरिया हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो, कि जो भी प्रोडक्टिविटी है उनमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए,
ठीक है। एंड जो भी कम्युनिटी है वो स्टेबल, रेजिस्टेंस होनी चाहिए नेचुरल डिस्टर्बेंस से या फिर मैनमेड डिस्टर्बेंस से। उसके बाद किसी भी एलियन स्पीसीज के आने की वजह से उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े, उस चीज से भी उसको बच के रहना पड़ेगा। स्टेबल कम्युनिटी समझाने के लिए डेविड टिलमन ने एक्सपेरिमेंट कराए, ठीक है। इनमें इन्होंने क्या देखा, प्लॉट जिसमें हमने ज्यादा स्पीसीज को रखा है वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करती हैं बायोमास के प्रोडक्शन में, एंड जो इंक्रीज डाइवर्सिटी है वो कंट्रीब्यूट करती है हायर प्रोडक्टिविटी में। तो देखिए स्टेबल कम्युनिटी के लिए हमने क्या देखा था कि जो बायोमास का प्रोडक्शन है उसमें कम वेरिएशन होना चाहिए या फिर वेरिएशन होना ही नहीं चाहिए। तो पहले ही चीज हमें क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो यहां से हम यही मानते हैं कि जो स्टेबल कम्युनिटी है वो लेस वेरिएशन शो करेगी, किसमें, प्रोडक्टिविटी में। एंड ये कब पॉसिबल है, जब वहां पे ज्यादा स्पीसीज मौजूद रहेंगी। इसके बाद हमारा आता है इकोसिस्टम हेल्थ, यानी इकोसिस्टम का स्वास्थ्य। रिच बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ। रिच बायोडाइवर्सिटी जरूरी है इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए। इट आल्सो इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन अर्थ बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज हैव हायर नंबर ऑफ नाइचेस, मोर इंटरेक्शन एंड मोर इंटर रिलेशनशिप। सबसे पहले नाइचेस का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। नाइचेस का मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज अपने आप को किसी भी फूड चेन में या फिर फूड वेव में किस तरीके से फिट कर रही है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नाइचेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जरूरी है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज रहेंगी तो जो नंबर ऑफ नाइचेस है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में या दो स्पीसीज के बीच में वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंटर रिलेशनशिप बढ़ेगा, यानी म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब वहां पे बढ़ेगा। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हमारा आता है जो है पॉल एनरिक का। इसे हम पॉल एनरिक एक्सप्लेनेशन कहते हैं या फिर हम इसे रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिंपल एक एयरप्लेन का एग्जाम्पल लिया एंड इस एयरप्लेन को उन्होंने क्या माना, इकोसिस्टम माना, ठीक है। अब देखिए जो एयरप्लेन के पुर्जे हैं, जो स्टील है, वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, रिवेट से, यानी नट से। तो उस नट को इन्होंने क्या माना, स्पीसीज माना। तो इन्होंने कहा कि उस एरोप्लेन में जितने भी हमारे यात्री बैठे हैं, अगर वो एक एक नट निकालना चालू करे तो स्टार्टिंग में तो वो फ्लाइट की सेफ्टी को कोई भी असर नहीं डालेगा, लेकिन जैसे जैसे लार्ज नंबर ऑफ रिवेट्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे प्लेन डेंजरसली वीक होता जाएगा, यानी कमजोर होता जाएगा। इफ रिवेट आर रिमूव वन बाय वन इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में वो फ्लाइट सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट एज मोर राइवेट आर रिमूव्ड, जैसे जैसे ज्यादातर राइवेट्स रिमूव कर दिए जाएंगे, प्लेन की जो सेफ्टी है, जो प्लेन है, वो वीक पड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं सबसे पहले नट निकालना स्टार्ट करता हूं, कहां से, जहां से पंख जुड़े हुए हैं प्लेन के, ठीक है, यानी विंग्स जो जुड़े हुए हैं। बट इफ लॉस ऑफ रिवेट ऑन विंग इज मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट ऑन सीट और विंडो। क्योंकि अगर मैं सबसे पहले विंग से ही क्या कर देता हूं, रिवेट्स को निकाल देता हूं, तो विंग अलग हो जाएगा एंड ये इनिशियली ही क्या करेगा, जो फ्लाइट है उसे क्रैश कर देगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो भी रिवेट विंग्स पे मौजूद है वो की स्टोन स्पीसीज की तरह बिहेव कर रही हैं। अब की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, जो लेस होती हैं नंबर में, लेकिन वो इकोसिस्टम में मेजर फंक्शन ड्राइव करती हैं। जैसे हमारी रिवेट्स विंग्स पे थी, भले ही वो, अगर मान लीजिए एक एरोप्लेन है एंड ये एक विंग है, इस विंग में भले ही 3 नट लगे हैं, ठीक है, तो ये नंबर में तो कम है लेकिन मेजर फंक्शन ड्रॉ कर रही है। अगर मैं इन तीनों नट को निकाल दूं, विंग्स हट जाएगा, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाएगा एंड क्रैश हो जाएगा। तो ये 3 हमारी रिवेट्स क्या हो जाएंगी, की स्टोन स्पीसीज हो जाएंगी। मीन्स जो नंबर में कम होती है लेकिन इकोसिस्टम में मेजर फंक्शंस को करती हैं। इसके बाद हमारा आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से खोते जा रहे हैं। कंप्लीट डिसअपियरेंस और एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन इट। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को खो देते हैं, वो डिसअपियर हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है, तो उसके अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन थी वो भी हमारे हाथों से चली जाती है।
तो इसमें हम एक्सटेंशन पढ़ते हैं दो तरीके के। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल एक्सटेंशन। ये होता क्या है, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन सम स्पीसीज डिसअपियर, कि इन्वायरमेंट की कंडीशन में चेंज आने की वजह से जो स्पीसीज हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसे हम मानते हैं कि अर्थ पे पहले डायनासोर थे एंड मेट्रॉइड्स के अर्थ पे गिरने से उनका एक्सटिंक्शन हो गया, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल एक्सटिंक्शन है। एक हमारा होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है ह्यूमंस के द्वारा, कोज बाय डायरेक्टली और इंडिविजुअली बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग एक्सेट्रा। जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन है ये होता है ह्यूमन के दौरान, जिसमें वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन करते हैं या फिर उनकी हंटिंग करते हैं, यानी उनका शिकार करते हैं। अब देखिए, अगर मैं IUCN के एक डॉक्यूमेंट जिसे हम रेड लिस्ट बोलते हैं उसकी मानूं, तो हमारे पास 784 स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं, यानी 784 स्पीसीज हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे एंड 87 हमारी प्लांट स्पीसीज हैं। एंड ये जो हमने 784 स्पीसीज खोई हैं, ये हमने महज पिछले 500 साल में खोई हैं। एंड इनमें हमारी आती है डोडो जो मॉरिशस में पाई जाती थी, क्वागा जो अफ्रीका में पाया जाता था, थैलासिन जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एंड स्टीलर सी काउ जो रशिया में पाई जाती है। एंड इसमें हमारी 3 सब स्पीसीज आती हैं टाइगर्स की, जैसे बाली, जवान एंड कैस्पियन। अब देखिए, ये तो हमने देखा कि सिर्फ 500 साल में, पिछले 500 साल में 784 स्पीसीज क्या हुई, विलुप्त हुई। लेकिन अगर मैं सिर्फ पिछले 20 साल की बात करूं, लास्ट 20 ईयर्स अलोन, तो सिर्फ पिछले 20 साल में हम 27 स्पीसीज को डिसअपियर कर चुके हैं, यानी उन्हें गायब कर चुके हैं। तो देख लो ह्यूमन का कितना बड़ा हाथ है इस पूरे अर्थ की खूबसूरती को बर्बाद करने में, यानी हर एक साल हम एक स्पीसीज गायब कर दे रहे हैं इस अर्थ से। एंड इनमें हम आगे और डाटा पढ़ते हैं कि जो 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज हैं, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज है एंड 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज है एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज है, वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुके हैं। यानी अगर हमने उन्हें अभी नहीं बचाया तो वो भी आने वाले 10 से 15 सालों में विलुप्त हो जाएंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो घट जाता है। प्लांट का प्रोडक्शन घटने की वजह धीरे धीरे जो फूड का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा एंड हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट पर्ट्यूबेशन मीन्स जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर है उनसे हम नहीं बच पाएंगे, उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी ड्राउट हमेशा आने लगेंगे, सुनामी आने लगेगी लगातार, ठीक है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टल इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिव वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, यानी वेरिएबिलिटी आने लगेगी हर चीज में। जैसे आप आजकल देखते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है, मौसम में बदलाव आने लगते हैं, कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें देखने को और मिलेंगी। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। तो सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि जिस भी घर में कोई जानवर रह रहा है उस घर को ही बर्बाद कर देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग प्लांट एंड एनिमल टू एक्सटिंक्शन, ये सबसे बड़ा कारण है जो किसी भी प्लांट एंड एनिमल को एक्सटिंक्शन के कगार पे ले जाता है। कट डाउन ट्रीज, फिल अप वेटलैंड और बर्न अप फॉरेस्ट, नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीसीज इन चेंज और डिस्ट्रॉयड। हम क्या करते हैं, कई सारे पेड़ों को काटते हैं जंगल में, ठीक है, किसी भी वेटलैंड को फिल करते हैं या फिर किसी जंगल को जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस जंगल में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए जिस घर में आप रह रहे हैं, मैं उस घर पे आके उस घर को तोड़ दूं एंड वहां पे खेती करने लगूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। आप जिस घर में रहे वो घर आपसे दूर हो गया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसे प्लेनेट का लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 20% O2 प्रोड्यूस करता है, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पीसीज रह रही हैं। उनमें जो ट्रीज हैं या जो भी फॉरेस्ट है उन्हें कट करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसमें सोयाबीन उगा सकें, ठीक है। तो ये चीज क्या है, हमारी हैबिटेट लॉस का एक मेजर कारण है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन लीड पॉइजनिंग, जिसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं, जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में। एंड यूट्रिफिकेशन आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में, जिसमें आप देखेंगे कि हम डीडीटी का यूज करते हैं, वो किस तरीके से जो फिशेज होती हैं उनके लाइफ साइकिल पे अफेक्ट डालती हैं। लार्ज हैबिटेट आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट इन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो जब हम किसी बड़े जंगल को काट पीट के छोटे छोटे जंगल बना देते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद हमारा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन हमेशा से ही नेचर पे डिपेंड रहा है, एंड ये बात सही है हमेशा से ही, क्योंकि उसे खाने के लिए खाना चाहिए जो हमें प्लांट से या नेचर से मिलेगा, रहने के लिए छत चाहिए जो भी हमें क्या मिलेगी? नेचर से ही मिलेगी, क्योंकि हम जमीन पे घर बना सकते हैं, पानी में तो आप रह नहीं सकते हमेशा। बट वैन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब जरूरत लालच में बदल जाए तो वो ओवर एक्सप्लोटेशन का रूप ले लेती है, एंड जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर डालते हैं। जैसे अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का। सोयाबीन के लालच में हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काटे डाल रहे हैं। एंड सोयाबीन तो बहुत से लोग शायद खाते भी नहीं है, तो आप कमेंट करके बताओ आप खाते हो या नहीं खाते। नेक्स्ट हम आते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन पे। ये क्या होता है? जब हम किसी भी न्यू स्पीसीज को एंटर कराते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में, तो इसे हम बोलते हैं एलियन या फिर एक्सोटिक स्पीसीज, जो मैं आपको अभी प्रीवियस बता चुका हूँ। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली, मीन्स जब हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं होता उसे इंट्रोड्यूस कराने का, लेकिन वो गलती से आ जाती है, या फिर हम उसे जानबूझ के लाते हैं, तो वो क्या करता है? जो भी इंडिजीनियस स्पीसीज है, मीन्स जो पहले से स्पीसीज रह रही है, उसके एक्सटेंशन का कारण बनती है। एग्जाम्पल के लिए वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी पढ़ा है, एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी आप वाटर हाइसिंथ के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये पानी में से ऑक्सीजन को बहुत तेजी से खींचता है, ठीक है। एंड इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कई सारे एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो वाटर हाइसिंथ खींच लेता है, एंड जो भी एनिमल प्लांट है उन्हें ऑक्सीजन मिलती नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल है द नाइल पर्च नाम की एक प्रेडेटर फिश है जो बहुत बड़ी होती है। उसे हमने विक्टोरिया लेक में जब इंट्रोड्यूस कराया, तो वहां पे उस लेक में जो 200 स्पीसीज थी किकलिड फिश की, वो किल्ड हो गई, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो मर गई। तो ये भी हमारा क्या है? एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। इसके बाद हमारा आता है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? साथ में विलुप्त होना। There are many obligate association among different species in ecosystem. When one of them become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. इसको आप समझ सकते हैं सिंपली म्यूचुअलिज्म से। किससे समझ सकते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए फायदा करते हैं। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था चैप्टर 13 में, मोथ एंड फिग ट्री का, ठीक है, फिग ट्री का। एंड यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फिग ट्री है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ मोथ से ही अपना फर्टिलाइजेशन या अपना पॉलिनेशन होने देती है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश एक पर्टिकुलर मोथ की स्पीसीज क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो अब जो फिग ट्री है जिसका उस मोथ स्पीसीज के थ्रू पॉलिनेशन होता था, वो भी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोथ बचा नहीं, मोथ बचा नहीं तो इस फिग ट्री का पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे प्रोजेनी नहीं बनेगी, आगे प्रोजेनी नहीं बनेगी तो एक कुछ समय बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज होती है हमारी को एक्सटिंक्शन। लेकिन ये कभी कभार को एवोल्यूशन की तरह भी वर्क करती है, जो मैं आपको चैप्टर 13 में एक क्वेश्चन बता चुका हूं कि म्यूचुअलिज्म कॉज करता है को एक्सटेंशन एंड को एवोल्यूशन दोनों। इसके सपोर्ट में आंसर दीजिए। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको वहां पे बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ लेना। इसके बाद हमारा आता है सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। हम किन स्पीसीज को मानते हैं कि वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी? तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे उनका बॉडी साइज बड़ा हो, ठीक है, यानी वो बहुत बड़े हों, स्मॉल पॉपुलेशन साइज हो, पॉपुलेशन का साइज छोटा हो, एंड उनकी रिप्रोडक्टिव रेट कम हो। जैसे हम बात करें ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन रेट स्लो होता है, बैक्टीरियाज का ज्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को कंसीडर नहीं करते। उसके बाद हमारा आता है हाई ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में वो बहुत हाई लेवल पे हो। क्यों? क्योंकि देखो
प्रोड्यूसर से जो एनर्जी आगे जाती है वो 10% जाती है। तो अगर मान लो ये 1000 जूल की एनर्जी बना रहा है तो आगे कितनी जाएगी 10%, यानी आगे कितनी जाएगी 100, उसके आगे कितनी जाएगी 10, उसके आगे कितनी जाएगी 1, उसके आगे कितनी जाएगी 0.1। इस तरीके से घटता चला जाएगा। तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे होगा उसे कम एनर्जी मिलेगी। एंड जिनका हैबिटेट फिक्स्ड हो, क्योंकि अगर जिनका हैबिटेट फिक्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उनके हैबिटेट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसी के साथ वो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आप सिर्फ अपने ही घर में रहना पसंद करते हैं एंड मैंने आपके घर को तोड़ दिया एंड मैं कहता हूँ कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको वहीं रहना है, तो वो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने आपके घर को तोड़ा तो आप कोई ना कोई घर शिफ्ट करोगे। लेकिन अगर किसी एक बंदे ने कसम खा लिया कि वो उस घर को छोड़ के नहीं जाएगा चाहे मर जाए, जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं कि कोई अपनी ज़मीन नहीं दिखता भले ही उसको आप मार डालो, तो वही वाला केस यहाँ पे हो जाता है कि अगर फिक्स्ड हैबिटेट है तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉज है क्यों होता है, कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं कि अब हम इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं एंड क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाएं। सबसे पहला नैरो यूटिलिटी के लिए, जैसे हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उससे डायरेक्ट यूज उसका होता है, जैसे हम जो भी प्लांट होते हैं उनसे फाइबर, पेपर या फिर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ड्रग्स हैं, कई मेडिसिनल प्लांट हैं, उन सबको यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम सर्विस, जैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। आप देखो, आप कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, वहां पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनका रेट आप जांचना, ठीक है, और उसके बाद देखना कि एक प्लांट आपको कितनी ऑक्सीजन देता है, वहां से एस्टिमेट लगाना। तो वहां देखोगे कि आपके करोड़ों लाखों रुपए बचते हैं। उसके बाद कुछ एथिकल इश्यूज भी आती हैं, पूजा पाठ वाली बात आ जाती है कि जो भी है, हम जैसे नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ हिंदुओं में पूजा जाता है, ठीक है, पीपल का पेड़ है, ये सब चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हम कर कैसे सकते हैं। कंजर्वेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है इन सितु कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सितु कंजर्वेशन। इन का मतलब उसी जगह पे ऑन दी साइट, यानी एक जंगल में मान लीजिए शेर की जो स्पीसीज है वो कम हो रही है, शेर की स्पीसीज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मैं क्या करूं, उस पूरे जंगल को ही क्या करूं, प्रिवेंट करूं, उसे कंजर्व करूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सितु कंजर्वेशन। अब अलग एग्जांपल देख लो कि मैंने इस शेर को, जैसे यहाँ पे शेर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो मैं उस शेर को वहां से निकाल के कहाँ ले जाऊं, चिड़ियाघर में, कहाँ ले जाऊं, जू में। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स सितु कंजर्वेशन होगा। सो आपको इन सितु एक्स सितु अब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इन सितु कंजर्वेशन को थोड़ा डिटेल में। प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, देयरफॉर इट इज बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। ये पूरे इकोसिस्टम को बचाता है, इसीलिए यहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी होती है, जिस भी लेवल पे होती है, वो सब प्रोटेक्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हमें अगर टाइगर्स को बचाना है तो हम पूरे फॉरेस्ट को ही सेव कर लें, तो उस फॉरेस्ट के अंदर और भी जितनी स्पीसीज होंगी वो भी अपने आप ही सेव हो जाएंगी। इसमें हमारी दो तरीके की स्ट्रेटेजी आती है, एक हमारा होता है हॉट स्पॉट, एक हमारा होता है प्रोटेक्टेड एरिया। हॉट स्पॉट हमारा क्या होता है, हॉट स्पॉट हमारी वो, या हम कहें हमारी वो जगह होती है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज देखी जाती हैं एंड उनमें जो स्पीसीज पाई जाती हैं उन्हें दूसरी जगह पे बहुत सताया जाता है, यानी दूसरी जगह पे उन्हें बहुत परेशान करा जाता है उन स्पीसीज को। तो ऐसी एरियाज को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट आर रिचेस्ट एंड मोस्ट हिटेड रिजर्वर ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ। अब आता है की क्राइटेरिया, किसी भी अगर हमें किसी भी जंगल को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। सबसे पहला, वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज, वहां पे कई सारी स्पीसीज पाई जानी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एंडोमिज्म, एंडोमिज्म का मतलब क्या होता है, एंडोमिज्म का मतलब है कि जो एक स्पीसीज है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह में मिले, उसको छोड़ के और कहीं ना मिले, इस चीज को हम बोलते हैं एंडोमिज्म। स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, मीन्स वहां पे डिग्री ऑफ एंडोमिज्म, यानी जो वहां पे स्पीसीज पाई जाती हैं वो और कहीं ना पाई जाती हो, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री ऑफ थ्रीट विच इज मेजर इन टर्म ऑफ हैबिटेट लॉस, डिग्री ऑफ थ्रीट ज्यादा होना चाहिए जिसे हम हैबिटेट लॉस के ना, डिग्री ऑफ थ्रीट होना चाहिए जिसे हम हैबिटेट लॉस के टर्म्स में नापते हैं।
तो अगर हम इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो वो हमारा आता है वेस्टर्न घाट, हिमालय एंड इंडो बर्मा। उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी आती है प्रोटेक्टेड एरियाज की। इसमें क्या होता है, दीज आर एरियाज ऑफ लैंड सी स्पेशली डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल एंड एसोसिएटेड कल्चरल रिसोर्सेज। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होता है कि जो भी लैंड का एरिया या फिर सी का एरिया जहाँ पे स्पीसीज हैं उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर मैं बात करूं तो प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारा आता है स्कैट ग्रोव्स, बायोस्फीयर रिसर्च एंड नेशनल पार्क। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं। दीज आर एरिया मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो एरिया होता है इसे कंट्रोल करा जाता है या मेंटेन करा जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, एंड इसे वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट यानी उसे बढ़ावा देने या उसे और अच्छा करने के लिए यूज करा जाता है। उसके बाद हमारी आती है सेंचुरीज। दीज आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस। सेंचुरीज हमारी वो एरिया होती है या वो जगह होती है जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं हर तरीके के एक्सप्लोटेशन से, यानी वहां पे आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। एंड अगर हम बात करें तो इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 448 सेंचुरीज हैं इंडिया में। उसके बाद हमारा आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये क्या होता है, दीज आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड कोस्टल एनवायरनमेंट वेयर ट्राइबल पीपल आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। ये एक स्पेशल कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरियाज की जिसमें जो ट्राइबल्स पीपल हैं यानी उस जगह में रहने वाले जो पीपल हैं वो भी इसका एक इंटीग्रल यानी एक अंदरूनी हिस्सा होते हैं, एंड वो इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके अलावा वहाँ पे किसी और बाहरी इंसान की एंट्री अलाउड नहीं होती है, एंड अलाउड होती है तो वो सिर्फ किसके लिए होती है, साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। मेन फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंजर्वेशन करना प्लांट एंड एनिमल का, डेवलपमेंट करना एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्कैड ग्रोव्स। स्कैड ग्रोव्स होता क्या है, सबसे पहले आप स्कैड का मतलब समझिए। स्कैड का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी स्पीसीज को रिलीजन एंड कल्चरल ट्रेडिशन से जोड़ के उसे बचाना क्या कहलाता है, स्कैड ग्रुप्स इसमें हमारा आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करी कि हम क्या करते हैं, जो हमारा नीम का पेड़ होता है, जो हमारा पीपल का पेड़ होता है, उन्हें हम पूजते हैं। तो अगर उन पेड़ को हम पूजते हैं तो हम उन्हें काटने नहीं देंगे इजिली किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ह्यूमंस को। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उन पेड़ को कंजर्व कर रहे हैं। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, स्कैड ग्रोव्स। ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट सेट aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। एग्जाम्पल के लिए अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, यानी एक पूरा जंगल आप ले लो, उस जंगल को आप एक कोई ट्रेडिशन या कोई वहां पे एक कल्चरल चीज प्रूफ कर दो कि यहाँ पे ये चीज होती है, इनका बहुत महत्व है, एंड उन जंगल को हम उस कटने ना दे। ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, स्कैड ग्रुप्स हो जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो अरावली हिल्स जो राजस्थान में मौजूद है। उसके बाद हमारा आता है एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो एक्स सेतु मैंने जैसे आपको बता दिया कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स को उनके हैबिटेट से उठा के लाके जो स्पेशल जगह में रखते हैं जिन्हें हम जू वगैरह बोलते हैं। In this type, threatened animal and plant are taken out from natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care। जहाँ पे उन्हें क्या दी जाती है, स्पेशल केयर दी जाती है। तो एक्स सेतु कंजर्वेशन में हमारा आता है स्कैड प्लांट्स, यानी हम जो भी हमारे पूजा पाठ वाले प्लांट हैं उन्हें हम घर में लाके लगा दे। ठीक है, जैसे हमारा होम गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया हमारा कि पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखना। उसके बाद हमारे बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन आ जाते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमल को एंड प्लांट को रखते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। यही हमारी वन शॉट वीडियो थी इस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन को लेके। इस चैप्टर में खास समझने वाला कुछ नहीं था, आपको सिर्फ यहाँ पे रट्टा लगाना है, तो वो रट्टा आप अच्छे से लगा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।